सो यस्टरडे वी सॉ दैट रिवोल्ट और उसका इम्पैक्ट क्या था, दैट इंडियन सोसाइटी पे अगर हम सोसाइटल बेसिस पे देखें या इनफैक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे, उन पे भी क्या इम्पैक्ट था, ठीक है, उनका एटीट्यूड भी चेंज हो गया था, हमने कल देखा था। एक और दिस इम्पैक्ट बताऊंगा मैं आपसे। जैसे हमने देखा था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 तक जो आर्मी थी वो कैसे कंपोज होती थी कि 80% इंडियंस होते थे आर्मी में और 20% यूरोपियंस होते थे। बट इस रिवोल्ट के बाद उनको ये भी समझ आया ये हमारी ही गलती थी कि इतने इंडियंस को हमने जगह दी थी इन द आर्मी। सो इनने फिर रेशियो डिसाइड किया कि किस रेशियो में हम आर्मी को रिक्रूट कर सकते हैं। सो इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने क्या किया, उन्होंने रेशियो रखा 1:2। दैट मीन्स 3 लोगों में से 1 यूरोपियन 2 इंडियंस। तो ऐसे रेशियो ने सेट किया ताकि आगे फिर से ऐसा कोई इवेंट ना हो जहां पे यही लोग हमारे ही हथियार यूज करके हमसे ही लड़ने आ जाए, ठीक है। ऐसा नहीं था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद इंडियंस को रिक्रूट नहीं किया गया आर्मी में, करते थे लेकिन अब प्रॉपर रेशियो में करते थे। बट जो पहले नहीं था, पहले क्या था कि ऐसी आर्मी को ऑन द बेसिस ऑफ जिनको कम सैलरी देनी पड़ती थी ऐसी रिक्रूट किया जाता था। तो वो एक रीजन था जिससे बैकफायर हो गया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में कि ब्रिटिश के खिलाफ काफी जुल्म हो गया था, ठीक है। सो दैट आर्मी वाज नाउ बीइंग सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, प्रोपोर्शनेट सिस्टम शुरू किया। और ये कैसे, जब देखो ब्रिटिश ने भी एक कमीशन बनाया जिसको काम दिया गया कि आप ये देखो कि ये हम पे इतना ओवर पावर क्यों हो गए इंडियंस। जो पहला फेज था किसका, रिवोल्ट ऑफ 1857 का, ये स्टडी करने के लिए। तो जब उन्होंने कहा कि इनकी आर्मी ज्यादा, आपकी आर्मी में यही लोग थे ज्यादा, तो ये भी एक रीजन था। तो इसीलिए उस कमीशन ने ही बताया कि आर्मी को आप इस रेशियो में चूज करोगे 1:2। और ये कमीशन कौन सा था, द कमीशन वाज नेम्ड एज पील कमीशन, ठीक है। दिस वाज क्रिएटेड बाय ब्रिटिशर्स टू स्टडी दैट व्हाई एक्चुअली वी फेल्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो दे सजेस्टेड दैट आर्मी शुड बी रिक्रूटेड इनटू दिस रेशियो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज द क्राउन रूल। क्योंकि इस रिवोल्ट के बाद जो हालात फिर हो गए, ऐसा किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, जो उनके ऑपरेशंस थे इंडिया में, जिस चीज के लिए वो यहाँ पे थे, वो सब बंद किया गया, वो सब वाइंड अप किया गया। तो ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली यहाँ पे पावर अपने हाथ में लिया तो कंट्रोल द इंडियन प्रोविंस, ठीक है। जो इंडियन प्रोविंसेस थे उन पे या कानून बनाना या उन पे रूल करना, वो डायरेक्टली ब्रिटिश ने अपने अंडर लिया। अभी तक एक कंपनी के अंडर था सिर्फ। तो दैट मीन्स ब्रिटिश में कौन था, वहां पे जो सिस्टम चलता है वो क्या, मोनार्कियल सिस्टम है। मोनार्की क्या होता है, जहां पे किंग होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे लेकिन क्वीन थी, ठीक है। सो क्वीन के अंदर आ गया पूरा इंडिया, और जो लॉ बनते थे वो वहां की पार्लियामेंट बना के यहां फिर इंप्लीमेंट करते थे, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं द क्राउन रूल। तो हुआ क्या इसमें, दैट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास एक्ट किया। जैसे देखो अब यहाँ कंपनी काम कर रही थी, ऐसा ऑरली कुछ नहीं होता पॉलिटिकल सिस्टम में, क्या उनको बता दिया अपने मुंह से कि हाँ जी आप वहां से बंद करो और वापस आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लिए वहां की पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हो गया, कानून बन गया वहां पे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में है वो अपने ऑपरेशंस वाइंड अप करेगी और वो वापस कहाँ आएगी, ब्रिटेन आएगी, ठीक है। तो ये कौन सा था, दैट वाज द एक्ट ऑफ अगस्त में आया था 1858 में, ठीक है। 1858 में जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, इनने डायरेक्शन दी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टू वाइंड अप द ऑपरेशंस जो आप वहां पे कर रहे थे, एंड जो यहाँ पे पावर था, जो यहाँ पे रूल था, वो आप ट्रांसफर करोगे किसको, ब्रिटिश क्राउन को करो ट्रांसफर। दैट वाज द फर्स्ट ऑर्डर पास। तो उस टाइम पे क्वीन विक्टोरिया थी हु वाज हेडिंग द यूके, या यू कैन से दैट इंग्लैंड, वहां पे जो क्वीन थी दैट वाज क्वीन विक्टोरिया। सो विक्टोरिया ने प्रोक्लेम किया दैट जो यहाँ पे वॉइस या यू कैन से गवर्नर जनरल थे इंडिया में इस टाइम पे, द पर्सन वाज लॉर्ड कैनिंग। ही वाज द पर्सन हु वाज लुकिंग द इंडियन अफेयर्स। तो उसने वहां पे रॉयल दरबार बुलाया, ठीक है। तो उनके साथ मीटिंग हो गई वहां पे, और ये बताया गया कि जो सारा पावर अभी तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे देख रहा था, वो रूल कर रहे थे, ये अब शिफ्ट हो गया किसके हाथों में, क्राउन के हाथों में। क्राउन मतलब जो किंगडम थी वहां की, यूके की, ठीक है। सो यू विल इंट्रोड्यूस दिस टॉपिक एज इन August 1858, heading you will give the crown rule. Then you will write in August 1858 British Parliament passed. In August 1858 British Parliament passed an act. British Parliament passed an act. Passed an act which put an end to the rule of company, to the rule of
कंपनी लिखो या ईस्ट इंडिया कंपनी, वन द सेम थिंग, तो द रूल ऑफ कंपनी। नेक्स्ट देखिए, द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, the control of British government in India was transferred to British Crown, was transferred to British Crown। अब जब ब्रिटिश यहाँ पे दिस ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे जब रूल कर रही थी तो उनका स्टेट्स के साथ अलग रिलेशन था जो नॉर्मल उनके अंडर थे, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स थी यहाँ पे, वो कुछ जगह जहाँ पे प्रिंसेस रूल करते थे, ठीक है, वो भी उनके अंडर ही रूल करते थे, ठीक है, उनके साथ एक अलग रिश्ता था, उनके साथ एक अलग एग्रीमेंट था, ठीक है। तो वही एग्रीमेंट प्रोनाउंस किया, जैसे अभी जो फॉर एग्जाम्पल ये पूरा एरिया था इंडिया का, मान लेते हैं, इसमें से कुछ एरियाज थे जिस पे डायरेक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, तो वहां पे उनको बता दिया हाँ जी अब कंपनी का रूल खत्म हो गया, अब ये सीधे कौन क्राउन के रूल अंडर आ गया। लेकिन कुछ एरियाज थे जो क्या थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके साथ अलग रिश्ता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन स्टेट्स के साथ, ठीक है। तो इनके लिए एक रॉयल दरबार बुलाया गया, वहां पे बताया गया जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके साथ एग्रीमेंट्स थे वो वैसे ही रहेंगे, उनको हम खत्म नहीं कर रहे, लेकिन अब वो किसके अंडर होंगे, क्राउन के अंडर होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर नहीं होंगे। तो उसी को बोलते हैं रॉयल दरबार, ग्रैंड रॉयल दरबार, जहां पे सब प्रिंसेस को बुलाया गया, उनको बस ये बताया गया वट एवर द एग्रीमेंट्स वर देयर व्हिच वर बीइंग मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी विथ यू पीपल, दोज ऑल एग्रीमेंट्स क्या रहते हैं, वो वैसे ही स्टैंड रहेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट विल राइट, क्वीन विक्टोरिया issued a proclamation, Queen Victoria issued a proclamation, which was read out by Lord Canning, read out by Lord Canning at a darbar held at Allahabad, on 1st of November 1858. तो यानी कि पूरा एक रिटन डॉक्यूमेंट था जो क्वीन विक्टोरिया की तरफ से आया था, और उसको यहां कौन पढ़ रहे थे, इट वाज लॉर्ड कैनिंग की क्वीन विक्टोरिया की तरफ से फरमान आया हुआ है हिंदुस्तान, ठीक है। तो वही फरमान जो था, प्रोक्लेमेशन जो था, उसमें क्या क्या पॉइंट्स लिखे थे, ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस दोज पॉइंट्स, उसी को हम बोलते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन। जो हमने अभी लिखा आपने कि क्वीन विक्टोरिया ने एक प्रोक्लेमेशन भेजा जो लॉर्ड कैनिंग पढ़ रहे थे रॉयल दरबार के सामने कि क्वीन विक्टोरिया क्या क्या कह रही है कि हिंदुस्तान में हम क्या करेंगे, क्योंकि अब पूरा हिंदुस्तान किंगडम के अंडर आया था, क्वीन के अंडर आया था, तो वही उसी को हम बोलते हैं क्वींस प्रोक्लेमेशन। तो एक सब हेडिंग आप देंगे क्वींस प्रोक्लेमेशन क्या था, सब हेडिंग बताया ना मैंने। तो इस प्रोक्लेमेशन में लिखा गया था, जो ये लॉर्ड कैनिंग पढ़ रहे थे लोगों के सामने जब क्राउन रूल के अंडर फिर इंडिया आ गया, सबसे पहले यही लिखा था कि जो ये प्रिंसेस है प्रिंसी स्टेट्स के, इनके साथ जो भी एग्रीमेंट्स है वो वैसे ही स्टैंड रहेंगे, वो खत्म नहीं हो रहे। जो एग्रीमेंट्स किसने बनाए थे असल में, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो इनके साथ रिश्ता था प्रिंसी स्टेट्स के साथ, वो रिश्ता वैसा ही रहेगा और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे रूल कर रही थी, तो वो क्या कर रहे थे, धीरे धीरे एक्सटेंशन कर रहे थे, यानी कि कब्जा कर रहे थे धीरे धीरे हर एक टेरिटरी पे।
तो क्वीन ने यही लिखा था इस प्रोक्लेमेशन में कि हम जो ये एक्सटेंशन कर रहे हैं, पॉलिसी ऑफ एक्सटेंशन, यानी कि हम जो कब्जा कर रहे थे अभी तक, अब ये इसके आगे नहीं होगा। जितना भी अब इस एरिया में आता है जो हमारे अंडर है, बस हम उतना ही रखेंगे, आगे एक्सटेंशन नहीं होगा। दैट वाज द सेकंड प्रॉमिस मेड इन दिस प्रोक्लेमेशन बाय द क्वीन विक्टोरिया। एंड थर्ड प्रॉमिस विच वाज देयर, अभी तक मैंने आपसे कहा था कि इंडियन ट्रेडिशंस की बेइज्जती करते थे, चाहे वो मुस्लिम्स थे, चाहे हिंदूज थे, चाहे कस्टम थे इंडिया के, चाहे वो मजहब थे हमारे, इन सब की बेइज्जती, इनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते थे। तो यही प्रॉमिस किया गया, इसके आगे वी विल रिस्पेक्ट योर रिलीजन, वी विल रिस्पेक्ट योर कल्चर, वी विल रिस्पेक्ट योर सोसाइटी। तो एक बेनेवलेंस हमारे अंदर होगा, हम आपके कस्टम्स की बेइज्जती नहीं करेंगे। ये किसमें लिखा था? क्वीन के प्रोक्लेमेशन में। ठीक है, सो यू राइट नंबर वन, you will write in this Queen's Proclamation, all treaties and engagements of East India Company with princely states engagements of East India Company with princely states would be maintained and honored. Would be maintained and honored. Second, you will write, it promised to respect the rights of Indian princes, and disclaimed any intention of extending British conquest in India. Intention of extending British conquest in India. Conquest in India. Third, you will write, it also promised to pay due regards to the ancient rights, usages, to the ancient rights, or you will write this to ancient rights, customs, regard to the ancient rights, customs of the people of India, Next you will write, British will follow a policy of, next point, British will follow a policy of justice, benevolence, benevolence, and religious toleration. जो अभी तक ये जुल्म कर रहे थे, अब ये प्रॉमिस कर रहे हैं, अब हम ये नहीं करेंगे। अभी तक हम आपके मजहब की इज्जत नहीं करते थे, आपके लिए जस्टिस सही से नहीं था, क्योंकि इससे पहले 1857 रिवोल्ट से पहले मान लो कि एक यूरोपियन कोई गलती करता, फॉर एग्जाम्पल लेट इट बी मर्डर होता, एक मर्डर यूरोपियन ने किया, एक मर्डर इंडियन ने किया, यूरोपियन के लिए अलग सजा होती थी, इंडियन के लिए अलग सजा होती थी। और
ऐसा था सिस्टम अभी तक कि जो जज होते थे, अगर कोई यूरोपियन कोई गलती करता था उसके लिए इंडियन जज नहीं बैठता था, उसके लिए कौन बैठते थे? यूरोपियन जज बैठते थे। इंडियंस को इजाजत ही नहीं होती थी उन केसेस में बैठने के लिए जो किसका था? किसी यूरोपियन का होता था। दैट वाज अ डिस्क्रिमिनेशन। तो अब यही प्रॉमिस कर रहे थे, इसके आगे हम कैसे चलेंगे? हम जस्टिस फॉलो करेंगे, हम बेनेवलेंस फॉलो करेंगे, हम आपके कस्टम्स की क्या करेंगे? रिस्पेक्ट करेंगे। दैट वाज बीइंग रिटन इन दैट प्रोक्लेमेशन, जो कौन पढ़ रहा था? एक्चुअली लॉर्ड कैनिंग रॉयल दरबार में पढ़ रहे थे, ठीक है। और इसके बाद क्या लिखा हमने? दैट बेनेवलेंस एंड रिलीजियस टॉलरेशन, ठीक है। एक और डिस्क्रिमिनेशन अभी तक हो रहा था कि इंडियंस को अलाउ नहीं किया जा रहा था दिस एडमिनिस्ट्रेशन में एंटर होने के लिए, जैसे सिविल सर्विसेज, ठीक है। अब वही होते थे जिनकी जान पहचान अच्छी खासी ब्रिटिश से दोस्ती होती थी, वो कहीं ना कहीं पे होते थे, बट ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट कितना आप में, उसके बेसिस पे ये अभी तक नहीं चल रहा था। दे वर प्रेफरिंग यूरोपियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन एज कंपेयर टू द इंडियंस। बट इस प्रोक्लेमेशन ने ये भी एक वादा किया इंडियंस के साथ कि आज के इसके बाद जो ये वक्त था, इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एबिलिटी, इनके बेसिस पे हम इंडियंस को भी अलाउ करेंगे, किसके लिए? दैट दे विल एंटर इनटू द एडमिनिस्ट्रेशन इफ दे विल बी द क्वालिफाइड पर्संस। हम कभी भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, हम इंडियंस के साथ वैसा जुल्म नहीं करेंगे जो अभी तक हो रहा था। तो इसीलिए इट वाज अ प्रॉमिस दैट एडमिनिस्ट्रेशन में आपको जगह मिलेगी, हिंदुस्तान के लोगों को भी जगह मिलेगी, ठीक है। सो यू राइट द नेक्स्ट पॉइंट। इट फर्दर डिक्लेयर्ड दैट all will be qualified to enter the administrative services. All will be qualified to enter the administrative services. To enter the administrative services. On the basis of their education. On the basis of their education and ability. Of their education and ability. As well as irrespective of caste. Not caste, race, sorry. As well as irrespective of race. As well as irrespective of race. Irrespective of race. तो इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉमिस था इसी प्रोक्लेमेशन में वो क्या था कि इस लड़ाई में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, काफी इंडियंस को जेल में डाला गया था। जब ब्रिटिश ने वापस रिटेलिएट किया रिवोल्ट में, तो जितने भी फिर पकड़े गए उनको जेल्स में डाला गया। तो अब उन सबको छोड़ा जा रहा था, लेकिन सिर्फ उनको जो डायरेक्टली, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा इंडियन था जिसने मर्डर किया होता दिस ब्रिटिश ऑफिसर का, उन लोगों के बगैर जो बाकी थे उनको छोड़ा जा रहा था, जो रिवोल्ट में भी थे, बट द वंस हु वर डायरेक्टली इन्वॉल्वड इनटू द मर्डर ऑफ द यूरोपियन ऑफिसर्स विदाउट दोज पीपल, यानी कि एमनेस्टी दी जा रही है। एमनेस्टी का मतलब क्या है? छोड़ा जा रहा था, जो भी उन्होंने गुनाह किया था उसकी माफी मिल रही थी, उनको जेल से छोड़ा जा रहा था। दैट वाज अ प्रॉमिस इन दिस प्रोक्लेमेशन, बट विदाउट दोज पर्संस जो डायरेक्टली इन्वॉल्व किसमें थे? किलिंग ऑफ यूरोपियन ऑफिसर्स, जो रिवोल्ट ऑफ 1857 में हो चुका था, क्योंकि काफी सारे कत्ल हो चुके थे इस रिवोल्ट में। इनफैक्ट हमने ये भी देखा कि हिंदुस्तानी को जो भी मिल रहे थे पहले फेज में, उन सबको मार रहे थे। तो उसमें काफी ब्रिटिश ऑफिसर्स को भी मारा था। तो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे उसमें, उनको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन जो बाकी सब लोग हैं जो प्रोटेस्ट के चक्कर में जेल्स में थे, जो रिवोल्ट के चक्कर में जेल में थे, तो उन सबको क्या किया जाएगा? छोड़ा जाएगा। और एज वेल एज एक और प्रॉमिस इसमें किया गया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अभी तक चल रहा था हिंदुस्तान में, इस पॉलिसी को हम खत्म कर देंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? कि जिसका भी एक लीगल हेयर नहीं है, जिसका अपना बेटा नहीं है, उसकी किंगडम किसके अंडर जाती थी? ब्रिटिश के अंडर, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जाती थी। लेकिन इस पॉलिसी को खत्म करने का वादा इसी प्रोक्लेमेशन में किसने किया था? क्वीन विक्टोरिया ने, जो पढ़ कौन रहे थे? लॉर्ड कैनिंग इन फ्रंट ऑफ द पीपल एट रॉयल दरबार, ठीक है। तो नेक्स्ट यू राइट। It promised amnesty. It promised amnesty. It promised amnesty to all. Amnesty to all. It promised amnesty to all except those. Amnesty, A-M-N-E-S-T-Y. Amnesty to all except those who had directly taken part
except those who had directly taken part in the murder of British subjects. In the murder of British subjects. Next point you will write, it withdrew the policy of doctrine of lapse. Doctrine of lapse. Some online students have missed the last point. I will repeat for you people. You will write, it further declared that all will be qualified. It further declared that all will be qualified to enter the administrative services. On the basis of their education. And ability, as well as irrespective of the race. अब ये सब प्रॉमिसेस किए गए, लेकिन प्रॉमिसेस बिल्कुल वो तो उन्हीं के हिसाब से काम कर रहे थे ना. ठीक है, जब हम एक्ट्स पढ़ेंगे ना तो विल गेट इट कि कैसे. इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को तो उन्होंने इजाज़त दी थी. जब हिंदुस्तान आए थे वो ट्रेड करने के लिए, वो तो वहाँ के किंगडम ने इजाज़त दी थी, तभी यहाँ आए वो. ठीक है, तो उनके हिसाब से चलना था उनको. इससे पहले बहुत सारे डायरेक्शंस और दिए थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, लेकिन उन्होंने फॉलो नहीं किए वो. लेकिन इस टाइम पे हालात कुछ ऐसे बन गए थे, उनको फॉलो करना ही पड़ा, क्योंकि अब डायरेक्टली मसले शुरू हो गए थे, रिवोल्ट शुरू हो गया था. ठीक है, तो इसीलिए अब ये जब एक्ट लाया, अब देखो जो ये प्रोमिसेस किए किसने, क्वीन विक्टोरिया ने अपने प्रोक्लेमेशन में. ये ऑन ग्राउंड करना है ना, ये बस प्रोमिसेस किए उसने किसमें, प्रोक्लेमेशन में. अब ऑन ग्राउंड करने के लिए एक एक्ट लाया गया. एक्ट मतलब कि वहां की पार्लियामेंट में पूरा एक बाज़ाब्ता एक डॉक्यूमेंट बनाया गया कि आगे हमें क्या क्या करना है और क्या इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा. अब सब एक होता है ना कि सरकार वादे करती है, हम वो जैसे करती है. फॉर एग्जाम्पल जब यहाँ पे नई गवर्नमेंट बनी, हम ये करेंगे, हम फलानी चीज़ करेंगे, हम वैसा करेंगे, जॉब्स में ये करेंगे, उन्होंने प्रोमिसेस किए. दैट वाज योर मैनिफेस्टो, प्रोक्लेमेशन. लेकिन फिर करने के लिए वो क्या करते हैं, यहाँ की असेंबली में उस पर एक्ट पास करते हैं, तब जाके वो होता है. ऐसा ही नॉर्मली होता है ना. तो वैसे ये प्रोक्लेमेशन था जो प्रॉमिस किया किसने, क्वीन विक्टोरिया ने. अब इसको करने के लिए जो था ऑन ग्राउंड, उसके लिए एक्ट लाया गया. उसी को हम फेमसली बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. तो इसी एक्ट में लिखा था सबसे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने सारे ऑपरेशंस वाइंड अप करेगी इंडिया में, और पावर्स ट्रांसफर होंगे किसकी ओर, ब्रिटिश क्राउन की ओर. और जो भी उनकी टेरिटरीज है, उनका जो रेवेन्यू है, जो पैसे है, वो सब ट्रांसफर किसको होंगे, टू दी क्राउन. ठीक है, ये सबसे पहला प्रोविजन था किसमें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में. फिर जो की प्रोविजंस में थे, ठीक है, वो अलग अलग प्रोविजंस में अलग अलग बातें लिखी थी जो अब इंप्लीमेंट करनी थी इंडिया में. ठीक है, जो प्रोमिसेस किए गए थे, अब वो इंप्लीमेंटेशन की बारी आ गई थी. वो हमें किस में दिखा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. जैसे आजकल अगर हिंदुस्तान में कुछ भी करना होता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए पहले डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में. पार्लियामेंट जब डिस्कस करता है किस पे, बिल पे. कोई फॉर एग्जांपल कुछ भी कोई कानून नया लाना है तो पहले बिल आती है पार्लियामेंट में, फिर उस बिल पे डिस्कस होता है, फिर डिस्कस के बाद पास करते हैं उसको वोटिंग से, फिर वो एक्ट बनता है, फिर वो इंप्लीमेंट. एक्ट जब एक्ट बन गया तो फिर क्या होता है, इंप्लीमेंट होता है. वैसे ये तो डायरेक्टली क्या है, एक्ट था, एक्ट ऑफ 1858, यानी कि क्या करना था, इंप्लीमेंट करना था इन इंडिया. लेकिन ये एक्ट कहां बनते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट में. यहां नहीं बनते थे ये. ऐसा नहीं था कि जो यहां ब्रिटिशर्स हेड थे, यहां पे जो गवर्नर जनरल था इंडिया में, वो ये सब नहीं कर रहा था. वो किसके लिए था, इंप्लीमेंटेशन के लिए था गवर्नर जनरल. लेकिन जो कानून बनते थे ये कहां बनते थे, ब्रिटेन में बनते थे. तो ये एक ऐसा ही कानून बन गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. ठीक है, सो यू राइट इन दिस एक्ट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ
This act marked the beginning of new chapter. This act marked the beginning of new chapter in the constitutional history. Beginning of new chapter in the constitutional history of India. In the constitutional history of India. As it provided, कॉमा करके लिखेंगे आप, as it provided for liquidation liquidation मतलब ट्रांसफर, मतलब लिक्विडेट का क्या करना, बेचना। जैसे हम बोलते हैं कि कंपनी लिक्विडेट हो गई, हाँ मतलब कुछ ऐसा, ठीक है। तो लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, फॉर लिक्विडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी and transferred the powers of government territories, transferred the powers of government territories, territories and revenue to the British Crown, and revenue to the British Crown. अब इसी एक्ट के की प्रोविजंस क्या थे? तो कोई एक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। अक्सर ये एक्ट आपके पॉलिटी बुक में पहले दिए होते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। यू डोंट हैव टू स्टडी ये एक्ट्स वहाँ पे, वी विल डिस्कस इस क्लास में, हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री क्लास है, यहाँ पे हम इन एक्ट्स की कहानी जानते हैं एक्चुअली। जैसे देखो क्वीन ने वादा किया, वो इस एक्ट में दिखा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कहानी है, वहाँ पे जो भी पॉलिटी में वो पढ़ते हैं ना, वो बस रट्टा मारता हूँ चीज़ों का, ठीक है। वो रट्टा बस 10 दिन तक याद आपको अच्छे से रहेगा, 11वें दिन आपको याद भी नहीं होंगे प्रोविजंस क्या थे आपके, क्योंकि जब इसके पहले हालात थे इस एक्ट के, वो पता होनी चाहिए, तभी हमें वो हालातों पे क्या चेंज आई वो याद रहेगा। जो भी एक्ट आएंगे आगे, वो बस ये है कि कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, यहां से हिंदुस्तानी लड़े जा रहे हैं और वहां से ब्रिटिशर्स को चेंज दिए जा रहे हैं। तो हर एक एक्ट के पीछे कहानी है, ठीक है। सो इट्स नॉट द राइट दैट यू कैन से दैट वे टू जस्ट गो थ्रू द एक्ट्स इन दिस इंडियन पॉलिटी, ठीक है। जो भी हम यहाँ पढ़ेंगे फुल फ्लेज्ड एक्ट्स पढ़ेंगे हम यहाँ पे, तो ये आप समझना कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो आप में से बुक पढ़ रहे हैं, तो ये वो वाला चैप्टर कंप्लीट यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। हमने इसमें एक मिस कर लिया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जहां से शुरू हो गया एक्चुअली, तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। स्टिल यू कैन स्टडी दैट एक्ट वेरी इजीली, 4-5 प्रोविजंस में लिखे हैं, पढ़ना होगा तो पढ़ लेना, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। लेकिन जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो गया, तो उसके बाद जो ये एक्ट आ गया, इसने काफी चेंज लाई हिंदुस्तान में। एक्ट का मतलब ही था कि कुछ ना कुछ कानून चेंज हो रहा है। अब अभी तक हमने ये देखा कि अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, उसका रूल खत्म हो गया, अब किसके अंडर आया? क्राउन के अंडर, ठीक है। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी हिंदुस्तान पे, जो पूरे इंडियन प्रोविंसेस का हेड होता था, जो देखता था इंडियन प्रोविंसेस को, वो कौन होता था? गवर्नर जनरल। जैसे आजकल पूरे इंडिया का हम जब बोलते हैं दैट हेड ऑफ द इंडिया कौन है? हु इज द हेड ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर। कौन होंगे? प्रेसिडेंट होता है हेड, ठीक है। वैसे ही ये थे, वो अलग बात है, प्रेसिडेंट के पास ना पावर नहीं है, इसके पास था गवर्नर जनरल। जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज देख रहा था यहाँ पे, उसको क्या कहते थे? गवर्नर जनरल कहते थे। जितने भी हिस्से पे उन्होंने कब्जा किया था, उसको कौन देख रहे थे? गवर्नर जनरल। लेकिन जो ये शिफ्ट ऑफ पावर हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी से, कहा क्राउन के पास चला गया, इस डेजिग्नेशन को चेंज किया गया, अब इसको बोला गया वाइसरॉय। लेकिन जो फंक्शन थे गवर्नर जनरल के, वो खत्म नहीं हो गए। अब समझ लो, जब भी वो पार्लियामेंट के रिलेटेड कुछ कर रहे थे, पार्लियामेंट्री काम कुछ कर रहे थे, कौन? सेम, देखो एक ही पर्सन था, मान लो कोई भी ABCD पर्सन वाज देयर, पर्सन A वाज देयर, ही वाज वाइसरॉय ऑफ इंडिया आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अगर वो वाइसरॉय है, वो गवर्नर जनरल भी है,
ऐसा नहीं था कि अब इसको ये टैग दिया ही नहीं जाएगा, बट फर्क ये था जब भी वो ब्रिटिश क्राउन का सुन रहा था, जब मान लो कि क्वीन ने कुछ ऑर्डर दिया उसको, तब वो एज अ वॉइस एक्ट करता था। जब वहां की ब्रिटेन की पार्लियामेंट कुछ बोलती थी तब वो एज ए गवर्नर जनरल उसको देखता था। ठीक है, बस डेजिग्नेशन चेंज की, अब गवर्नर जनरल को बोला जा रहा था वॉइसरॉय, बट ही वाज परफॉर्मिंग फंक्शंस ऑफ बोथ गवर्नर जनरल एज वेल एज वॉइसरॉय। क्योंकि ये जो एक्ट थे ये कहां बनते थे, देखो क्वीन तो घर पे एक्ट नहीं बनाती, एक्ट कहां बनते थे, पार्लियामेंट में। किस पार्लियामेंट? ब्रिटेन की पार्लियामेंट में। तो इंप्लीमेंटेशन की बात जब आएगी तो वो कौन करेगा? गवर्नर जनरल। जब भी वो फॉलो करेगा डायरेक्शन ऑफ द क्वीन और किंगडम जो भी होगा आगे, तो वो एज अ वॉइसरॉय करेगा काम। ठीक है, दैट वाज अ चेंज ऑफ डेजिग्नेशन फ्रॉम गवर्नर जनरल टू द वॉइसरॉय। क्लियर है? तभी हम देखते देखो पहले बच्चे कंफ्यूज होते थे कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, माउंट बेटन ऐसे बोलते थे कुछ, या सी राजगोपालाचारी का नाम आता था हिस्ट्री में। ठीक है, जो आजादी से पहले था। फिर कुछ बच्चे सवाल पूछते थे कि अगर वो वॉइसरॉय में चेंज हो गया तो गवर्नर जनरल क्यों बोल रही है? क्योंकि हम यहां पे देख रहे हैं 1858 में ही ये चेंज हो गया इसमें। फिर सवाल आते थे एसएसबी में या डिफरेंट एग्जाम्स में कि लास्ट गवर्नर जनरल कौन रहा है हिंदुस्तान का, वो कब था? 1947 में। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? 1947 में थे। तो बच्चे कंफ्यूज होते थे, लास्ट अगर 1947 में था वो तो लेकिन वॉइसरॉय था, ये गवर्नर जनरल क्या है? तो इसीलिए मैं आपको ये कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं, वो वॉइसरॉय भी है, वो गवर्नर जनरल भी है। ठीक है ना? सो यू विल राइट द की प्रोविजंस। फर्स्ट पॉइंट, इट चेंज्ड द डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, designation of Governor General of India to that of Viceroy of India, Governor General of India to that of Viceroy of India, और पहले कौन बने फिर वाइसरॉय? कैसे पता चला आपको? लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि अभी हम देख रहे थे रॉयल दरबार में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन एड्रेस कर रहे थे? लॉर्ड कैनिंग। तो वो वहां पे थे ही एज ए गवर्नर जनरल, तो उसी का फिर बन गया जो पहले वॉइसरॉय है। तो क्वेश्चंस इससे भी होते इंस्पायर्ड, द फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया वो कौन थे? कैनिंग थे। ठीक है, तो वहीं ब्रैकेट्स में ही लिख लो जहां पे हमने ये लिखा दैट ऑफ वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, इन ब्रैकेट्स लॉर्ड कैनिंग लिखना, इन ब्रैकेट्स लॉर्ड कैनिंग, who was direct representative of British Crown in India, who was direct representative of British Crown in India, representative of British Crown in India। ठीक है, ये पहला प्रोविजन था कि गवर्नर जनरल को क्या डेजिग्नेशन मिली? वॉइसरॉय। ठीक है, इसी वॉइसरॉय के साथ और 4 मेंबर्स रखे गए। अब देखो एक पर्सन है वहां पे, मान लो लॉर्ड कैनिंग वाज देयर, अभी अकेले काम तो नहीं कर पाएगा ना, लोग होने चाहिए इसके साथ जो उसकी हेल्प करेंगे, जो उसको असिस्ट करेंगे। तो एक 4 मेंबर्स की टीम बनाई गई। ठीक है, जिसको बोला गया एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ठीक है, वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। बस इनका काम क्या था? वॉइसरॉय की मदद करना उसके ऑफिशियल फंक्शंस में। तो इसी को बोलते थे द 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वॉइसरॉय वाज फॉर्म्ड। अभी पूरा स्ट्रक्चर नया बना रहे थे कि हिंदुस्तान में काम कैसे होगा, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? द वॉइसरॉय के साथ और 4 लोग रहेंगे जो उसको असिस्ट करेंगे उसके फंक्शंस में। ठीक है, तो नंबर 2 आप लिखेंगे। सेकंड, अ 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल, a 4-member executive council was created. A 4-member executive council was created to assist Viceroy. To assist वॉइसरॉय। देखो 2 जगहों पे बात चल रही थी। एक तो इंडिया की कॉलोनी थी, ठीक है, और ब्रिटेन। वहां क्या था? एक तो कौन थे? क्राउन खुद था, ठीक है, वो भी देख रहा था, और पार्लियामेंट वहां का। ये 2 एंटिटीज थी जो देख रहे थे किसको? इंडिया को। इंडिया में जो चेंज लाई वो क्या था? वॉइसरॉय बनाया गया और 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया।
यहां क्या किया इन्होंने, जो इनकी पार्लियामेंट थी वहां एक मेंबर रखा गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ठीक है, इसको क्या बोला गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो रिस्पॉन्सिबल होगा इनके लिए। यानी कि ये मेंबर रिप्रेजेंटेटिव किनका है, इन सब का है। यानी कि जब भी काम होना है वो ये इन्फॉर्म करेगा इनको, ये करेंगे, यहां से रिपोर्ट ये लेगा और ये बताएगा पार्लियामेंट को कि हुआ क्या। जैसे यहां पे लोकल असेंबलीज होती है, मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल अपने डिपार्टमेंट का। मान लो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट में काम करेगा हेल्थ में, फिर उसको खुद रिपोर्ट देनी कि मैंने क्या किया हेल्थ में। ऐसे ये था, ये इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि ये इनको डायरेक्शन दे रहा था और जो ये काम कर रहे थे उसकी रिपोर्ट ये पहुंचा रहा था कहां तक, पार्लियामेंट तक। लेकिन इस मेंबर को क्या बोला गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये कहां पे था, वहीं वहां की पार्लियामेंट में था। इट वॉज नॉट लाइक दैट ही वॉज वर्किंग इन इंडिया। इंडिया में ये लोग काम कर रहे थे, वॉइस एंड 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वॉज देयर इन ब्रिटेन पार्लियामेंट, ही वॉज जस्ट मेंटेनिंग द रिलेशन बिटवीन दीज एंड द पार्लियामेंट। इसी को बोला गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। और पहले जो थे द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो कौन थे, द पर्सन वाज स्टैनले। ही वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। सो यू राइट दिस थर्ड पॉइंट। इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, in British Parliament, a British minister was made as Secretary of the State. Secretary of the State. Secretary of the State, who was made responsible for the who was made responsible for the government of India, who was made responsible for the government of India in British Parliament, who was made responsible for the government of India in British Parliament. तो वहीं पे ब्रैकेट्स में इसके आगे लिखना, लॉर्ड स्टैनले वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी। लॉर्ड स्टैनले वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी। अब जैसे इसके साथ रखे गए 4 मेंबर्स, क्या करने के लिए, इसको असिस्ट करने के लिए। ये थोड़ी अकेले काम करेगा, क्योंकि इतना बड़ा आप कॉलोनी संभाल रहे हो, आप रिस्पॉन्सिबल हो इंडिया के लिए, तो आपके साथ भी कुछ मेंबर्स होने चाहिए। तो इसी एक्ट ने लिखा, किस एक्ट ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ने, कि इसके साथ रहेंगे कितने मेंबर्स, 15 लोग रहेंगे इसके साथ। 15 मेंबर्स, एक बॉडी बनाई गई जिससे बोला गया मेंबर काउंसिल ऑफ दिस काउंसिल फॉर इंडिया, नॉट स्टेट्स, काउंसिल ऑफ इंडिया बोला गया, जो किसके साथ रहेंगे, वहीं पे ब्रिटेन पार्लियामेंट में 15 लोग रहेंगे किसके साथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, जो उसको असिस्ट करेंगे उसके फंक्शंस में। ठीक है, अब मैंने आपको पहले ही कहा था 2 चीजें हैं, क्राउन और पार्लियामेंट। ये भी देख रहे थे हिंदुस्तान को, ये अलग से देख रहे थे हिंदुस्तान को, ये कानून बना रहे थे, इनके अलग डायरेक्शंस होते थे क्राउन के। दैट मीन्स जो ये पूरे अब ये लोग हैं सेक्रेटरी प्लस 15 मेंबर्स, इनके 2 लोग ऊपर हेड है इनके इन रिलेशन टू इंडिया। तो इसीलिए जो 15 मेंबर काउंसिल है, कुछ लोग ये देगा, कुछ लोग ये देंगे। अब समझ गए, जो 15 है इसमें से हिस्सा होगा, कुछ क्राउन देगा कि कितने मेंबर्स मेरी तरफ से होंगे इस काउंसिल में, और कुछ पार्लियामेंट बताएगा कितने, या पार्लियामेंट में जो था एक टीम थी वहां पे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था पहले। अब पहले पीछे वाली स्टोरी में नहीं जाएंगे, तो आप सीधे समझ लो, कुछ लोग इन्होंने दिए, कुछ लोग इन्होंने दिए। किसमें, जो 15 मेंबर काउंसिल था, जो असिस्ट करेंगे किसको, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को। इसमें से 7 देंगे ये, 8 देंगे ये, वही होंगे 15। 7 will be from this side and 8 will be from crown side, जो ये टीम बनाएंगे, जो काम करेंगे किसके साथ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ, who are responsible for इंडिया या इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट विल राइट, a 15 member council of India, a 15 member council of India was created, a 15 member council of India was created to assist secretary of state. A 15 member council of India was created
Council of India was created to assist the Secretary of the State. To assist the Secretary of the State. ब्रैकेट्स में मेंशन करना 7 were to be elected by erstwhile court of directors, erstwhile court of directors, erstwhile ERSTWHILE, erstwhile court of directors, COURT, court of directors, court of directors, and 8 were to be appointed by, the crown, by the crown. अब देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या था, थोड़ा सा और पीछे जाता हूं मैं, ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी कहां पे, हिंदुस्तान में. अब उस टाइम पे इंडिया में क्या था, इंडिया में देयर वाज ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, और यहां पे ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटेन में. जब ये कंपनी यहां काम कर रही थी तो दो टीम्स बनाई गई थी, जैसे अभी हमने देखा, एक तो वायसराय की टीम और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की टीम. पहले भी दो टीम्स थी. ये दो टीम्स कौन थी, एक तो जो यहां पे टीम थी वो कौन सी थी, इसे कहते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल. जैसे अभी वायसराय और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वैसी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे क्या उसे कहते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल. और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो रिप्रेजेंट कर रहे थे इनको, वो कौन थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. तो ये वही बात होगी जैसे अभी चल रहा है, बस हमने नाम चेंज किया उनके. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसकी टीम, वायसराय ऑफ इंडिया उसकी टीम, वो भी यही था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और ये क्या था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. अब समझ गए. तो यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो पहले रह चुके हैं, ये बोलेंगे 7 मेंबर्स कौन होंगे, किसके, वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में. क्यों ये क्यों बोले, क्योंकि एक्सपीरियंस थे, इनने अभी तक डील किया है इंडियन अफेयर्स को, तो ये ज्यादा एक्सपीरियंस होंगे, तो ये ज्यादा बेहतर बताएंगे कि कौन से 7 लोग बेहतर होंगे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ काम करेंगे मिलकर. ठीक है, तो ये वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जो कहां, ब्रिटिश पार्लियामेंट में काम कर रहे थे इन रिलेशन टू इंडिया व्हेन ईस्ट इंडिया कंपनी वाज रूलिंग इन इंडिया. लेकिन जब चेंज हो गए सारे हालात एक्ट ऑफ 1858 से, तो नाम भी चेंज हो गए, गवर्नर जनरल चेंज इनटू वायसराय. यहां पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था उसके बदले कौन आया, 4 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल आया. यहां पे जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, यहां पे कौन आए, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसका 15 मेंबर काउंसिल जो था. अब समझ लीजिए था 7 और 8 मेंबर्स, 15 जो है उसमें से 7 ये बोलेंगे कौन होंगे उस टीम में, और 8 कौन बोलेगा, क्राउन बोलेगा. और इस एक्ट ने ये भी किया कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल ये अबॉलिश किए गए. जो पहले थे, दीज टीम्स वेर abolished. Next slide. It abolished the board of control. As well as court of directors. It abolished the board of control as well as court of directors. So it was all about this Government of India Act 1858. मेमोराइज दीज प्रोविजंस, जितनी भी हमने लिखे 5-6 जो हमने प्रोविजंस लिखे, ये आपको हर एक की प्रोविजन याद होना चाहिए. ये इट इज एज अ स्टेटमेंट आते हैं, जो भी एग्जाम्स आप देते हो आजकल, चाहे एसएसबी हो, जेकेपीएससी, यूपीएससी, ये स्टेटमेंट सीधे पूछे जाते हैं. ठीक है, तो आज मैं यहीं पे क्लास को रोक रहा हूँ. कल आते ही इन फर्स्ट 10 minutes आई विल आस्क दीज थिंग्स टू यू पीपल, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी लेक्चर. इन फैक्ट जब भी मैं आऊँगा तो पहले 5-6 मिनट डेडिकेट होंगे किसके लिए, पूछना जो होगा लास्ट लेक्चर, तो इस चीज़ को तैयार करके आएंगे कल. ठीक है, थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे इन टुमारोज क्लास.